शहर के सबसे बड़े ऑडिटोरियम में विक्रम को यंग अचीवर अवार्ड से नवाजा जा रहा था। अपनी स्पीच में विक्रम ने अपनी बुद्धि और कड़े संघर्ष की तारीफ की। वहाँ मौजूद हर शख्स उसकी कामयाबी का कायल था। अगले दिन विक्रम अपने गांव पहुंचा। घर के आंगन में उसके पिता शंकर दयाल एक पुरानी खाट पर बैठे कुछ हिसाब लिख रहे थे। विक्रम ने अपना चमचमाता मेडल उनके पैरों के पास रखा और बड़े गर्व से कहा, बाबूजी, आज मैं इस मुकाम पर हूँ कि आपकी हर कुर्बानी का हिसाब कर सकूँ। बताइए, आप पर मेरा कितना उधार है? मैं आज सब चुकता करना चाहता हूँ। शंकर दयाल ने मंद मुस्कान के साथ विक्रम की ओर देखा और कहा, ठीक है बेटा, हिसाब तो होना ही चाहिए। आज शाम को आना, मैं तुम्हारी माँ के साथ बैठकर पूरी लिस्ट बना लूँगा। शाम ढली। विक्रम तैयार होकर पहुँचा। शंकर दयाल ने एक लिफाफा उसकी ओर बढ़ाया। विक्रम को लगा कि शायद गांव के किसी पुराने कर्ज या घर की मरम्मत के लिए पैसे की मांग होगी। उसने कागज़ निकाला और पढ़ना शुरू किया। पहला हिसाब, जब तुम छोटे थे और तेज़ बारिश में स्कूल से भीगकर आए थे, तब तुम्हारी माँ ने खुद गीली साड़ी में रहकर तुम्हें सूखे कंबल में लपेटा था। उस ममता की कीमत 0 रुपये। दूसरा हिसाब, जब तुम्हारी साइकिल टूट गई थी और मेरे पास पैसे नहीं थे, तब मैंने अपनी पुरानी घड़ी बेचकर तुम्हें नई साइकिल दिलाई ताकि तुम पैदल न जाओ। उस समय की कीमत 0 रुपये। तीसरा हिसाब, तुम्हारी पढ़ाई के लिए शहर भेजने के वक्त तुम्हारी माँ ने अपने गहने गिरवी रखे थे ताकि तुम बिना किसी चिंता के पढ़ सको। उन गहनों की चमक की कीमत 0 रुपये। चौथा हिसाब, उस हर रात का हिसाब जब हम सिर्फ इसलिए भूखे सो गए ताकि तुम्हारे हिस्से का दूध और फल कम न पड़े। उस भूख की कीमत 0 रुपये। कागज़ के अंत में लिखा था, बेटा, माता पिता का प्यार कोई कर्ज नहीं होता जिसे चुकाया जा सके। यह तो वो नींव है जिस पर तुम्हारी सफलता की इमारत खड़ी है। अगर चुकाना ही है तो बस अपना थोड़ा सा वक्त और सम्मान हमें दे देना। विक्रम का सिर शर्म से झुक गया। जिस हिसाब की वह बात कर रहा था वह असल में बेशकीमती था। उसने दयाशंकर को गले लगा लिया और उसे एहसास हुआ कि रिश्तों का हिसाब रुपयों में नहीं बल्कि भावनाओं में किया जाता है। उस शाम के बाद विक्रम का नज़रिया पूरी तरह बदल गया। वह शहर तो वापस गया, लेकिन अब वह पहले वाला अहंकारी बिजनेसमैन नहीं था। उसने तय किया कि वह सिर्फ पैसे नहीं कमाएगा बल्कि उन संस्कारों को भी जीवित रखेगा जो उसके पिता ने उसे दिए थे। कुछ महीने बाद विक्रम ने शहर का अपना बड़ा कारोबार अपने भरोसेमंद मैनेजर को सौंपा और गांव वापस लौट आया। गांव वाले हैरान थे कि इतना बड़ा आदमी वापस क्यों आ गया। विक्रम ने गांव के पुराने स्कूल की जर्जर दीवारें देखी और उसे अपनी वह पुरानी साइकिल याद आई जिसे उसके पिता ने अपनी घड़ी बेचकर दिलाया था। उसने अपने पिता से कहा, बाबूजी, आपने मुझ पर जो 0 रुपये का निवेश किया था, अब समय है कि मैं उस निवेश का फल समाज को वापस दूं। विक्रम ने गांव में एक आधुनिक स्कूल और एक छोटा अस्पताल बनवाया
जिसका नाम उसने अपनी माँ के नाम पर रखा। लेकिन उसने एक अनोखा नियम बनाया। इस स्कूल में बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ यह भी सिखाया जाएगा कि अपने बुजुर्गों का सम्मान कैसे करें। हर रविवार को शंकर दयाल स्कूल के बरगद के पेड़ के नीचे बैठते और गांव के बच्चों को ईमानदारी और मेहनत की कहानियाँ सुनाते। विक्रम अब खुद अपने हाथों से पिता के पैर दबाता और उनके साथ घंटों बैठकर पुरानी यादें ताज़ा करता। एक दिन विक्रम का एक पुराना बिजनेस पार्टनर शहर से आया और उसने कहा, विक्रम, तुम यहाँ गांव में अपना समय बर्बाद कर रहे हो। शहर चलो, करोड़ों का मुनाफा होगा। विक्रम ने मुस्कुराकर अपने पिता की ओर देखा, जो धूप में बैठे बच्चों को पढ़ा रहे थे, और कहा, दोस्त, मैंने सालों तक मुनाफे और घाटे का हिसाब किया है, लेकिन यहाँ आकर मुझे समझ आया कि असली प्रॉफिट उस सुकून में है जो अपनों की सेवा करने से मिलता है। करोड़ों की डील से ज़्यादा कीमती बाबूजी की यह मुस्कान है। समय बीतता गया। शंकर दयाल के चेहरे की झुर्रियों में अब एक संतोष था। उन्हें गर्व था कि उनका बेटा न केवल एक सफल आदमी बना, बल्कि एक अच्छा इंसान भी बन गया। विक्रम ने साबित कर दिया, ये माता पिता का कर्ज कभी चुकाया नहीं जा सकता, लेकिन उनके दिखाए रास्ते पर चलकर उनके सम्मान को दुनिया के सामने बढ़ाया जरूर जा सकता है। विक्रम के सेवा भाव और गांव के प्रति उसके समर्पण की चर्चा अब दूर दूर तक होने लगी थी। लेकिन जहाँ अच्छाई होती है, वहाँ चुनौतियाँ भी आती हैं। शहर की एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी की नज़र उस ज़मीन पर पड़ी जहाँ विक्रम ने अस्पताल और स्कूल बनवाया था। उन्हें वहाँ एक बड़ा हाईवे और रिजॉर्ट बनाना था। एक दोपहर कुछ सरकारी अधिकारी और कंपनी के वकील शंकर दयाल के पास पहुँचे। उन्होंने कागज़ दिखाते हुए कहा, शंकर जी, आपकी यह ज़मीन सरकार अधिग्रहित करना चाहती है। इसके बदले हम विक्रम को शहर में इससे 2 गुनी ज़मीन और करोड़ों रुपए का मुआवजा देंगे। विक्रम उस वक्त शहर के काम से बाहर गया हुआ था। जब वह लौटा तो उसने देखा कि उसके पिता चुपचाप आंगन में बैठे उस पुरानी डायरी को देख रहे हैं। विक्रम ने सारा माजरा समझा। उसके अंदर के बिजनेसमैन ने एक पल के लिए सोचा, करोड़ों का मुआवजा, इससे तो मैं शहर में और भी बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकता हूँ। विक्रम ने अपने पिता से पूछा, बाबूजी, आप क्या सोचते हैं? क्या हमें यह सौदा कर लेना चाहिए? शंकर दयाल ने विक्रम की आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, जब मैंने अपनी ज़मीन बेचकर तुम्हारी पढ़ाई का खर्च उठाया था, तब वह सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं था, वह मेरा स्वाभिमान था। आज यह अस्पताल और स्कूल इस गांव की उम्मीद है। अगर तुमने इसे रुपयों के लिए बेच दिया तो मेरे उस पुराने त्याग की कीमत शून्य में गिरकर नुकसान में बदल जाएगी। विक्रम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत उन अधिकारियों को बुलाया और स्पष्ट कह दिया, यह ज़मीन बिकाऊ नहीं है। यह उन बुजुर्गों
की दुआओं और बच्चों के भविष्य की नींव है। आप अपना रास्ता बदल सकते हैं, लेकिन हम अपना इरादा नहीं बदलेंगे। वकीलों ने कानूनी पेचीदगियों की धमकी दी, लेकिन विक्रम डरा नहीं। उसने अपने संपर्कों और कानूनी समझ का इस्तेमाल कर उस ज़मीन को ट्रस्ट के नाम कर दिया, जिससे उसे कभी भी बेचा ना जा सके। इस घटना के बाद गांव वालों का विश्वास विक्रम पर और भी बढ़ गया। गांव के हर घर में अब विक्रम और शंकर दयाल की मिसाल दी जाने लगी। एक रात जब विक्रम अपने पिता के पास बैठा था, शंकर दयाल ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, आज मेरा कर्ज उतर गया बेटा। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बाबूजी, कर्ज तो अभी चढ़ना शुरू हुआ है। आपके जैसा बनने का कर्ज। वर्षों बीत गए। विक्रम अब खुद एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति हो चुका था और उसका अपना एक बेटा था, आदित्य। आदित्य शहर के एक बड़े कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटा था। वह आधुनिक सोच वाला लड़का था और उसे गांव का यह सादा जीवन थोड़ा धीमा और उबाऊ लगता था। एक दिन आदित्य ने विक्रम से कहा, पिताजी, आप और दादाजी ने अपनी पूरी जिंदगी इस गांव और इन पुराने आदर्शों में लगा दी, लेकिन दुनिया बदल गई है। हमें इस ट्रस्ट की ज़मीन पर एक बड़ा टेक पार्क बनाना चाहिए। इससे हमें बहुत मुनाफा होगा और हम वापस शहर शिफ्ट हो सकेंगे। विक्रम को अपने पुराने दिन याद आ गए। उसे महसूस हुआ कि पीढ़ी बदल गई है, लेकिन अहंकार और मुनाफे का वह पाठ हर किसी को एक बार जरूर घिरता है। विक्रम ने आदित्य को बहस करने के बजाय अपने कमरे में बुलाया। उसने अलमारी से वही पुरानी पीली पड़ चुकी डायरी निकाली जो कभी शंकर दयाल के पास हुआ करती थी। विक्रम ने कहा, आदित्य, तुम इस जमीन का सौदा करना चाहते हो ना? पहले इस डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ो। आदित्य ने पढ़ना शुरू किया। उस पन्ने पर शंकर दयाल ने अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले एक आखिरी बात लिखी थी, विक्रम, जब आदित्य बड़ा हो जाए तो उससे यह मत बताना कि हमने क्या खोया। उसे बस यह दिखाना कि हमने क्या बनाया है। प्यार और सेवा का कर्ज कभी चुकाया नहीं जाता, बस अगली पीढ़ी को सौंप दिया जाता है। आदित्य ने जब वह पढ़ा और देखा कि कैसे उसके दादाजी ने उसके पिता की पढ़ाई के लिए अपनी घड़ी तक बेच दी थी, तो उसका दिल भर आया। उसने देखा कि खिड़की के बाहर गांव के बच्चे उसी स्कूल में खेल रहे हैं और पास के अस्पताल में बुजुर्गों का मुफ्त इलाज हो रहा है। उसे समझ आया कि जो मुनाफा वह पैसों में ढूंढ रहा था, वह दरअसल उन गांव वालों के चेहरों की मुस्कुराहट में पहले से मौजूद है। आदित्य ने शहर जाने का विचार त्याग दिया। उसने अपनी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर गांव के स्कूल को स्मार्ट क्लास में बदल दिया और अस्पताल में टेली मेडिसिन की सुविधा शुरू की। एक शाम विक्रम और आदित्य उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे जहाँ कभी शंकर दयाल बैठते थे।
आदित्य ने धीरे से अपना सिर विक्रम के कंधे पर रखा और कहा, पिताजी, दादाजी सही कहते थे, रिश्तों और सेवा की विरासत को संभालना किसी भी बिजनेस एम्पायर को संभालने से कहीं ज़्यादा चुनौतीपूर्ण और सुखद है। विक्रम ने मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा। उसे लगा जैसे बादलों के पीछे से शंकर दयाल मुस्कुराते हुए कह रहे हों, हिसाब अब जाकर पूरा हुआ। समय का चक्र और आगे बढ़ा। अब आदित्य पूरी तरह से गांव की व्यवस्था संभाल चुका था। विक्रम अब बूढ़ा हो चला था और अक्सर अपने पिता शंकर दयाल की तरह बरामदे में बैठकर पुरानी यादों में खोया रहता। गांव के उसी अस्पताल में विक्रम भर्ती था जिसे उसने अपनी माँ के नाम पर बनाया था। आदित्य परेशान होकर डॉक्टरों के चक्कर लगा रहा था। वह दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टरों को बुलाना चाहता था, लेकिन विक्रम ने उसका हाथ पकड़कर उसे पास बिठाया। विक्रम ने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, बेटा, आज मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। जानते हो क्यों? क्योंकि जिस बिस्तर पर मैं लेटा हूँ यह सिर्फ एक अस्पताल का बेड नहीं है, यह हजारों लोगों की उम्मीदों का हिस्सा है। विक्रम ने आदित्य से एक वादा मांगा। उसने कहा, आदित्य, मेरी मृत्यु के बाद मेरी कोई भव्य प्रतिमा मत बनवाना और ना ही कोई बड़ा स्मारक बनाना। अगर तुम मुझे याद रखना चाहते हो तो बस एक काम करना, इस डायरी में मैंने कुछ नाम लिखे हैं, उनका ख्याल रखना। आदित्य ने कांपते हाथों से डायरी खोली। उसमें किसी अमीर आदमी का नाम नहीं था, उसमें नाम थे उस बूढ़े माली का जिसने स्कूल के बगीचे को सींचा था, उस विधवा औरत का जिसके बच्चों की पढ़ाई का खर्च ट्रस्ट उठाता था, और उन बेसहारा लोगों का जिनका कोई नहीं था। विक्रम के जाने के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया, लेकिन आदित्य ने शोक मनाने के बजाय अपने पिता के मिशन को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। उसने गांव में एक वरिष्ठ नागरिक केंद्र खोला जहां शहर के वे बुजुर्ग आकर रह सकते थे जिन्हें उनके बच्चों ने छोड़ दिया था। वह केंद्र केवल एक आश्रम नहीं था, बल्कि वह एक ज्ञान केंद्र बना। शहर के रिटायर्ड इंजीनियर, डॉक्टर और शिक्षक वहां आकर गांव के बच्चों को मुफ्त में हुनर सिखाने लगे। एक दिन आदित्य का अपना बेटा छोटा शंकर उसके पास आया और पूछा, पापा, दादाजी हमेशा कहते थे कि हम कर्ज पर हैं, क्या हमने वह कर्ज चुका दिया? आदित्य ने छोटे शंकर को गोद में उठाया और उसे गांव की उन खुशहाल गलियों को दिखाते हुए कहा, बेटा, यह तो कर्ज है जो कभी ख़त्म नहीं होता। हम इसे चुकाते नहीं हैं, हम इसे बस आगे बढ़ाते हैं। दादाजी ने पापा को दिया, पापा ने मुझे दिया, और एक दिन तुम इसे संभालोगे। यह प्यार का कर्ज है और इसे चुकाने का एकमात्र तरीका है दूसरों के जीवन में खुशियाँ बांटना। सूरज ढल रहा था और गांव के स्कूल से बच्चों की प्रार्थना की आवाज़ आ रही थी। आदित्य को महसूस हुआ कि उसके दादाजी, दादी जी और पिता तीनों कहीं वहीं खड़े मुस्कुरा रहे हैं।
पीढ़ियां आती जाती रहीं, लेकिन स्वार्थ सेवा और माता पिता के सम्मान की वह कहानी उस गांव की मिट्टी में हमेशा के लिए अमर हो गई। समय बीतता गया और छोटा शंकर अब बड़ा हो चुका था। वह विदेश से डॉक्टर बनकर लौटा था। शहर के बड़े अस्पतालों में उसके पास नौकरी के ढेरों अवसर थे, लेकिन उसके मन में हमेशा अपने पिता आदित्य और दादा विक्रम की बातें गूंजती रहती थी। छोटा शंकर जब गांव लौटा तो उसने देखा कि गांव का अस्पताल अब काफ़ी पुराना हो गया है। हालांकि आदित्य ने इसे बखूबी संभाला था, लेकिन नई बीमारियों और जटिल ऑपरेशनों के लिए गांव वालों को अब भी शहर भागना पड़ता था। शंकर ने अपने पिता आदित्य से कहा, पिताजी, पर दादा शंकर दयाल ने त्याग के नींव रखी। दादाजी विक्रम ने उसे सींचा और आपने उसे विस्तार दिया। अब मेरी बारी है। मैं इस अस्पताल को एक ऐसी आधुनिक सुपर स्पेशलिटी यूनिट में बदलना चाहता हूँ, जहाँ गरीब से गरीब आदमी का भी वही इलाज हो जो बड़े शहरों में लाखों रुपए खर्च करके होता है। आदित्य की आंखों में गर्व के आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा, हमारे पास जो भी जमा पूंजी है वह तुम्हारी ही है। इसे नेक काम में लगा दो। अस्पताल के नवीनीकरण का काम शुरू हुआ। शंकर ने दिन रात एक कर दिए, लेकिन इसी बीच एक बड़ी मुसीबत आई। क्षेत्र में एक महामारी फैल गई। गांव के अस्पताल में संसाधनों की कमी होने लगी। शहर के डॉक्टर गांवों में आने से डर रहे थे। शंकर खुद संक्रमितों के बीच दिन रात काम करने लगा। एक रात काम की थकान और तनाव के बीच वह खुद बीमार पड़ गया। जब आदित्य को यह पता चला तो वह घबरा गया। उस रात आदित्य ने शंकर के सिर पर हाथ फेरते हुए वही शब्द कहे जो कभी दादा विक्रम ने उससे कहे थे, बेटा, सेवा का मार्ग कठिन होता है, लेकिन यही वह समय है जब तुम्हारे पुरखों का आशीर्वाद तुम्हारी ढाल बनेगा। गांव के लोगों को जब पता चला कि उनका छोटा डॉक्टर उनके लिए बीमार पड़ा है तो पूरा गांव अस्पताल के बाहर इकट्ठा हो गया। कोई मंदिर में प्रार्थना कर रहा था तो कोई मस्जिद में दुआ मांग रहा था। लोगों का वह निस्वार्थ प्रेम देखकर शंकर को एक नई ऊर्जा मिली। वह न केवल ठीक हुआ, बल्कि उसने गांव वालों के साथ मिलकर उस महामारी को मात दी। शहर के मीडिया ने जब यह खबर सुनी तो उन्होंने इसे चमत्कार कहा, लेकिन गांव वाले जानते थे कि यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि उस कर्ज की शक्ति है जो यह परिवार पीढ़ियों से चुका रहा था। अस्पताल का नया भवन बनकर तैयार हुआ। उद्घाटन के दिन शंकर ने कोई फीता नहीं काटा। उसने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति और उस स्कूल के सबसे छोटे बच्चे को बुलाकर उद्घाटन करवाया। अस्पताल के प्रवेश द्वार पर एक शिलालेख लगाया गया जिस पर लिखा था, यहाँ इलाज रुपयों से नहीं, दुआओं से होता है, क्योंकि यह भवन ईंट पत्थरों से नहीं, एक बेटे के अपने माता पिता के प्रति सम्मान से बना है। शंकर ने देखा कि उसका पिता आदित्य संतुष्ट भाव से मुस्कुरा रहा है।
उस पल शंकर को एहसास हुआ कि उसने सिर्फ एक डॉक्टर की डिग्री हासिल नहीं की है, बल्कि उसने अपने परिवार की उस अनमोल विरासत को सहेज लिया है जिसे कोई भी धन नहीं खरीद सकता। तो दोस्तों, मेरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई स्टोरियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।